Not representing your screen to everywhere. हाँ, नहीं दिख रहा है? उस पे सर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस इतना ही है, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन टू एवरीवन। अभी भी नहीं दिख रहा? स्क्रीन दिख रहा है सर, बट उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऐसा ही है लिखा हुआ, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन टू एवरीवेयर। अच्छा अच्छा, अब दिख रहा है। ऐसा है। क्या दिख रहा है? वही चीज। अब देखिए तो। आ रहा है अब। पीडीएफ दिख रहा है? हाँ, धन्यवाद बताने के लिए। तो कल भी कुछ ऐसा ही फेस किए थे हम, लेकिन उसमें हमको पता ही नहीं चला कि क्या परेशानी हुई। एक सेकेंड, 17 से शुरू करते हैं। श्री गणेश। तो यह जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना? ये कैसे सेव रह गया? तो कल सेव रह गया था, कैसे संभव है? हाँ। पता भी नहीं चले। तब तो हमको पता चल जाएगा कहाँ तक पढ़े थे हम लोग। ये पेज पढ़ चुके हैं ना? याद है? हाँ सर, लास्ट हम लोग नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़े थे। कल ना हम लोग नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़े हैं। हाँ, कल। कल की बात है। नेशनल, कल हम लोग नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़े, ये चीज पढ़े, ठीक है। लेकिन उसके एक दिन पहले जो है, यानी संडे को या सैटरडे को, जिस दिन क्लास हुई थी, संडे नहीं सैटरडे को, तो उस दिन तो ये पढ़ चुके थे हम लोग, ये तो पढ़ हाँ चुके थे। और ये हाँ हाँ। और वो उस दिन जो है हम प्राइवेट इनकम का आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था, बताए थे। इस वजह से ये बोले कि अगले दिन सॉल्व करेंगे ये एग्जाम्पल, है कि नहीं? याद आ रहा होगा कुछ। इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉमिनल नेशनल इनकम, है ना? नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। रियल नेशनल इनकम में हम लोग यही पढ़े थे कि मनी का जो है, एक हो जाएगा आपका, एक तरह का फ्लो होता है मनी का फ्लो, ठीक है। दूसरा होता है आप गुड्स एंड सर्विस का फ्लो करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो करते हैं। तो अगर गुड्स एंड सर्विस की मदद से आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप उसको कहते हैं रियल इनकम। क्या कहते हैं? रियल इनकम कहते हैं, है ना? और उसी में जो है, जब हम उसे उस टर्म को नेशनल से जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रियल नेशनल इनकम, ठीक है। और यह भी एक तरह का इनकम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्राइस अगर राइज कर जाता है, कर प्राइस राइज करने की वजह से हमारा इनकम बढ़ रहा है, क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, क्वांटिटी की वजह से हमें हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा, इंक्रीज नहीं कर रहा, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? नॉमिनल इनकम कहते हैं, है ना? अब उसके साथ अगर नेशनल इनकम, यानी करने का मतलब नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम के साथ NFIA जोड़ दिए, ये हमारा बन जाएगा नॉमिनल, क्या हो जाएगा? नॉमिनल नेशनल इनकम बन जाएगा। आज समझ में आ रही है? नॉमिनल नेशनल इनकम बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि केवल यहाँ पे प्राइस की अपलिफ्टमेंट होने की वजह से हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। ये वाला इक्वेशन हम लोग चर्चा कर चुके थे, याद होगा। इस इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है।
उसके बाद जो है ये भी कल पढ़ चुके थे, इसे भी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं। अब इससे रिलेटेड जो है हमारा इलुस्ट्रेशन था, यानी कहने का मतलब ये जो हमने पढ़ा था y इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी, ये y रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को, Q रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और P रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, है ना। ये बातें पढ़ी। तो इससे रिलेटेड एक इलुस्ट्रेशंस को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक टेबल 2 नाम से, क्या है, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यानी प्राइस का बढ़ जाना, ठीक है। प्राइस के बढ़ जाने से प्रोडक्शन और जो है क्वांटम ऑफ आउटपुट यानी क्वांटिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे केवल प्राइस चेंज हो रहा है ना। इस तरह के इनकम को, मतलब कि इस तरह के इनकम को या इस तरह के फ्लो को क्या कहते हैं, नॉमिनल इनकम कहते हैं, नॉमिनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। जब हमारा क्या होगा, क्वांटिटी अपग्रेड करेगा, यानी कहने का मतलब राइज होगा, क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे और प्राइस क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। प्राइस कांस्टेंट होगा और जहां पर क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, क्वांटिटी चेंज कर रहा होगा, ठीक है। क्वांटिटी चेंज लिखिए, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और प्राइस क्या रहेंगे, प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वह केस बन जाएगा आपका रियल इनकम का, ठीक है। और जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वहां पे रियल नेशनल इनकम होगा, जब हम NFIO जोड़ दिए एक तरह से। तो सबसे पहले इसे समझते हैं, ये जो इलस्ट्रेशन हमें समझाना चाहता है वह समझेंगे। तो टेबल 1-2 में क्या है, टेबल 2 में एक चीज देखने को मिला कि क्वांटिटी ऑफ या क्वांटम ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट, यानी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है ना। क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। और आपका प्राइस क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज कर रहा है, प्राइस में या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो जरा हम देखते हैं टेबल को, पढ़ते हैं। तो टेबल में आपको दिख रहा होगा, ईयर दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत पुरानी किताब है इस वजह से, समझे। मेरे पास ये कब की किताब होगी, जिस समय हम 2011 में तो हम देख चुके थे एग्जाम। ये 2010 की किताब होगी, ठीक है। जब 2010 की किताब होगी तो डेटा कहाँ तक का ही रिलेट करता हो रहेगा, 2008-9 तक ही नहीं रहेगा। बात समझ पा रहे हैं। हाँ हाँ। इस वजह से तो केवल हमको समझना है, यहाँ पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा उसको तो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको समझना है क्या बताना चाह रहा है। डेटा कहीं किसी भी ईयर का रहे, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो अरे एक डेट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ड्राइंग क्यों कर रहा है, चीजों करीब हो रहा जलेबी बन रहा है क्या, अब ठीक हुआ। हाँ अब ठीक हुआ, बाबा रे, अब ठीक है। हाँ अब ठीक से क्या एक अच्छा, ये कुछ हो गया है इसमें।
कहाँ से कहाँ मूव कर लिया। हरपर में घर पर परेशानी वाला काम है। अपने काम कर रहा है। नहीं, ज्यादा भी तो चार्ज नहीं क्यों कर रहा है ऐसा। हाँ अब शायद काम करे। ठीक, तो आप देख पा रही होंगे यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, वीट। ठीक है, हाँ वीट 20 टन्स लिखा हुआ है ना। फिर यहाँ पे आप देख पा रही हैं 20 टन्स है, प्राइस क्या है। और इस जगह पे एक डेटा जो है आपका 2008-9 का है, एक डेटा आपका 2002 और 2001 का है। ठीक है, ये किसी सर्वे के द्वारा तो दिया गया डेटा नहीं है। इस वजह से हम लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम इसको 2000 इसकी जगह पे 2009-10 कर दें और ये जो है 2019-20 कर दें, कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा रिलेट करना है। वीट यहाँ पे देखिए क्या है, 20 टन्स है, यहाँ पे भी वीट 20 टन्स है। ठीक है, लेकिन उस समय मार्केट प्राइस उसका क्या था, 100 पर टन। क्या था, 100 रुपी 100। पर टन। और यहाँ पे 1000 पर टन। क्लोथ क्या हुआ, क्लोथ 100 मीटर ही थे, यहाँ पे भी 100 मीटर रखा गया है। ठीक है, चीनी, ये 3 कॉमोडिटीज है, ट्विन कॉमोडिटीज हैं जिसके कि अलग अलग रेट हैं। यानी मार्केट प्राइस उस समय 2009 में जो है 5 रुपये पर मीटर था, अभी जो है 20 रुपये पर मीटर। ठीक है, एक तरह से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे चीनी आप 500 रुपये टन, एक टन में कितने होते हैं, एक टन में 1000 केजी नहीं, हाँ। क्योंकि 100 में जो क्विंटल होता है तो एक टन में क्या होगा, 1000 केजी। तो 1000 हाँ। केजी का दाम ये बताया जा रहा है कि जो है 500 रुपये। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो है यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस जो है 100 गुना 20 कर दिए, ये टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस किए गए हैं तो 2000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया गया। टोटल मार्केट वैल्यू जो है तीनों कमोडिटीज मिला करके 5000 हुआ। उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग काम करेंगे तो ये 30,000 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटा हमारे पास ये था। अब यहाँ पे क्या किए कि इस बार प्राइस जो है चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस चेंज नहीं होगा। 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 500 यहाँ है, 500 यहाँ है। ठीक है, इस बार क्या हो गया कि हम लोग क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी चेंज। 20 टन से हमने इन बढ़ा करके 30 टन कर दिया। 100 मीटर से हमारा जो है डिमांड बढ़ गया 200 मीटर। 5 टन लेते थे चीनी तो अब 10 टन लेना है हमें। इस तरीके से मान सकते हैं। ईयर मान लेते हैं कि जो है ये 2019-20 है और ये 2009 और 10 है। ठीक है, उससे कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, इस दोनों टेबल को एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान से देखिए। टेबल दिमाग में होगा। टेबल 2 क्या कहता है कि अ राइज इन नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, वह क्योंकि उसमें क्या है कि हमारा क्वांटिटी क्या था, कांस्टेंट था। हम पहले भी बोल चुके हैं, अगर क्वांटिटी के में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, केवल और केवल नेशनल इनकम जो है मेरा इंक्रीज होता हुआ इसलिए नजर आएगा ताकि जो है, क्योंकि हमने प्राइस बढ़ा दिए हैं कमोडिटीज के,
तो वह जो इनकम होगा वह कैसा होगा, नॉमिनल इनकम होगा। कैसा इनकम होगा, नॉमिनल। और नेशनल के साथ जोड़ दिए तो नॉमिनल नेशनल इनकम होगा। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि अगर वही चीज, अगर कॉमोडिटीज, यहाँ से देखिए कि यहाँ पर सेकेंड वाला जो टेबल था उसमें हमने क्या किया था, प्राइस कांस्टेंट कर दिया था, प्राइस को कांस्टेंट रखा था। यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये यहाँ भी है तो 100 रुपये यहाँ भी है। कॉमोडिटीज में चेंज हो रहे थे, तो कॉमोडिटीज में चेंज होने की वजह से कैसे इनकम कहलाया, रियल। और ये जो टोटल इनकम है वो नेशनल इनकम हो गया, तो रियल नेशनल इनकम या नॉमिनल नेशनल इनकम। बात समझ में आ गई। नॉमिनल कब होगा, नॉमिनल इनकम कब कहेंगे, एनआई नहीं लिखते हैं। नॉमिनल इनकम, इनकम कब कहेंगे, जबकि क्या हो रहा होगा, क्वांटिटी जो है चेंज नहीं कर रहा होगा और प्राइस जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। क्वांटिटी जो है में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं और प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे उस तरह के नेशनल इनकम को हम टर्म देंगे नॉमिनल नेशनल इनकम। तो रियल नेशनल इनकम क्या कहलाएगा, रियल नेशनल इनकम तब कहलाएगा जबकि क्वांटिटी में क्या देख रहे हैं हम लोग, चेंजेस देखेंगे। क्वांटिटी में चेंजेस देखेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा होगा और प्राइस को कांस्टेंट रखे, तब जाकर के अगर मेरे नेशनल इनकम में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तब हम उस तरह के इनकम को कहेंगे रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है उसी को बताया जा रहा है कि फ्रॉम ₹5,000 करोड़ इन 2000 या 30,000 करोड़ इन 2008-9, when the quantum of goods produced remains constant, it is situation of money illusion, मनी भ्रमित किया। When जो है money values of output rises even when quantum of output is constant, तो हम कहें nominal national income। इसी का जस्ट उल्टा जो है यहाँ पे क्या हुआ, असल में जो है चेंजेस हमको देखा, असल में चेंज प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ गए उसकी वजह से हमारा इनकम बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी में चेंजेस देखने को मिले, लेकिन प्राइस जो है वही सेम टू सेम है, जैसा पहले था आज भी वही है। तो उसके वजह से बुझाने कहने का मतलब यहाँ पे हमने यह समझा कि क्वांटिटी में चेंजेस होने की वजह से क्या हुआ, नेशनल इनकम में उछाल आए। तो इस तरह के नेशनल इनकम को हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम। कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, कोई दुखम तकलीफम कुछ नहीं। नहीं। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी इनकम और नॉमिनल इनकम। ध्यान से देखिए क्या कहा गया, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस को ही दूसरे शब्दों में मॉनेटरी इनकम भी लिखा कहे जाते हैं और नॉमिनल इनकम भी कहे जाते हैं। जो पढ़ते हैं उसका नोट्स तैयार करते जा रहे हैं ना। हाँ, करते रहना, क्योंकि नोट्स तैयार करते रहिएगा तभी जो है एग्जामिनेशन में रिवाइज कर सकिएगा ना। refers to market value of the final goods and services produced in the economy during in an accounting year। तो क्या हुआ कि जो करंट प्राइस है, यानी इसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल जो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगे उसी को हम लोगों ने करंट प्राइस कहा था, ठीक है।
जैसे ही वो प्राइस उसमें कई सारे चार्जेस जुड़ जाते हैं तो उसको मार्केट प्राइस का नाम दिया गया। और नेशनल इनकम और करंट प्राइस को ही हमने क्या नाम दिया, मॉनेटरी दिया, मॉनेटरी इनकम। क्योंकि मनी यहाँ पे जो भी इनकम होगा किसकी वजह से होगा, प्राइस के राइज होने की वजह से होगा, प्राइस के दाम के बढ़ जाने की वजह से होगा। बात समझ में आ रही है, दाम के हाँ। बढ़ जाने की वजह से होगा। और तीसरा इसका नाम था नॉमिनल इनकम, क्योंकि प्राइस की वजह से हमारा नेशनल इनकम बढ़ा, यानी प्राइस की वजह से, प्राइस को बढ़ाने की वजह से हमारा इनकम बढ़ा, जिस वजह से हम कहेंगे कि वैसे इनकम जो है हमारे लिए क्या हुए, नॉमिनल हुए। ठीक है ना। अब यहाँ पर और यह जब भी किए जाते हैं तो तैयार जो है यह क्या होंगे, एक वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर में हम इसको देखते हैं, रिलेट करते हैं। एस्टिमेटेड यूजिंग द करेंट ईयर प्राइस। ठीक है। अब है नेशनल इनकम ऑफ एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, जहां पे प्राइस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जो भी चेंजेस होंगे नेशनल इनकम में वह किसकी वजह से होगा, क्वांटिटी के, क्वांटम के बढ़ने से। किसके बढ़ने से, क्वांटम के बढ़ने से। जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे नेशनल इनकम में क्वांटम के बढ़ने से, तो इस वजह से इसे नाम दिया गया है रियल नेशनल इनकम। refers to the market value of the final goods, refers to the market value of the final goods and services। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, हो सकता है थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन जो है कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये इसको क्या कहे जाते हैं, यूजिंग द बेस में ईयर्स पे हम जो है एस्टिमेटिंग करते हैं। इट इज इट इंक्रीजेज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग क्वांटम ऑफ आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने की वजह से इसमें जो चेंजेस आएंगे, इनकम में जो चेंजेस आएगा, तो हम कह सकते हैं कि वह क्या होगा, जो है रियल नेशनल इनकम। यहाँ पर कोई परेशानी है तो बताइए। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, दो चीजें देखी। एक जो है बेस ईयर देखा, मतलब एक है करेंट ईयर, करेंट प्राइस, करेंट ईयर, और एक है बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर और करेंट ईयर एक ही हो गया एक तरह से। आप ध्यान से देखिएगा तो इसको हमने क्या मान लिया है, बेस ईयर माना, इसको प्रीवियस वाले को, इस जो भी रिलेट करेंगे हम इसके कंपैरिजन में कर रहे हैं। तो आने वाले ईयर को हमने क्या माना है, बेस ईयर मान लिया। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल नेशनल इनकम इनटू रियल नेशनल इनकम। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है कि नॉमिनल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम को कैसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो नॉमिनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम को कैसे हम चेंज करेंगे रियल नेशनल इनकम में, और रियल नेशनल इनकम को कैसे हम चेंज करेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम में। ठीक है। तो क्या दिखा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देख पा रही होंगी कि रियल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। रियल नेशनल इनकम को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। और नॉमिनल को क्या कहा जाएगा, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। ठीक है। कैसे निकालिएगा, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस अपॉन करेंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100, करेंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100। अब पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये बताना क्या चाह रहा है थोड़ा सा, एक्चुअल में काम इसका। नॉमिनल नेशनल इनकम
और नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो है इन दोनों में रिलेशन, मतलब रिलेशन या इन दोनों के बीच में अंतर जो है वह निकाल पाते हैं। अब बात आ रही होगी कि इंडेक्स नंबर क्या है। ये इंडेक्स नंबर क्या है ना, तो समझेंगे। इंडेक्स नंबर हमको भी नहीं आता है, इंडेक्स नंबर क्या है ना। तो करेंट प्राइस इंडेक्स यानी करंट ईयर में जो भी प्राइस होंगे वो शायद करंट प्राइस इंडेक्स होगा शायद। तो आगे देखते हैं। वी नो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इज रियल नेशनल इनकम। क्या कहा गया कि हम लोग सभी जानते हैं कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जो है वह रियल नेशनल इनकम कहलाता है, किसका, कंट्री का। और वह जो है वही बेस ईयर प्राइसेस भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस ईयर प्राइसेस कहलाते हैं। मतलब कि अगर हम जैसे पिछले टेबल में आपने देखा था, तो कहाँ चला गया, ये आपका क्या हुआ, ये आपका करेंट ईयर हुआ, ये हुआ बेस ईयर। ठीक है, ये करंट ईयर बेस ईयर हुआ, ये करंट ईयर हुआ। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि जो है estimated at base years of a country, estimated at a base years, which we assume that price index or the level of price of this base year to be 100। यहाँ पर क्या कर लिया गया, 100 मान लिया गया। So if the price level during the year of estimation shoots up, बढ़ करके वह 200 हो जाता है, तो it means that the price index during the current year has doubled। current year price index कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। It means that the price index during the base years which is comparison if the national income है, तो ये अलग चीज है। तो पहले हम इसे जो है बेहतर तरीके से तब समझा जा सकता है जब इलस्ट्रेशन कीजिएगा। तो रियल, ये दिमाग में सेट कर लेना है कि रियल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू होता है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस अपॉन करेंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ये टेबल दिए गए हैं। ठीक है, इफ इन 2001 नेशनल इनकम इज 100 करोड़, नेशनल इनकम क्या दिया हुआ है, 100 करोड़ दिया हुआ है। एंड इन 2009 वह नेशनल इनकम जो है एट द करेंट प्राइसेस हो गया आपका 200। इफ द प्राइस इंडेक्स जो है राइजेस फ्रॉम 100 से टू 400 within the same period, then national income at the current prices can be converted into real national income। तो आपने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि रियल नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस रियल नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस ही था ना। आप देखिए फॉर्मूला, सॉरी कांस्टेंट प्राइस था, क्या था, कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट। यहाँ भी हम कांस्टेंट की जगह पे हम, सॉरी कांस्टेंट कहाँ लिखा हुआ था, जो कि हम पढ़ लिए होंगे, करेंट ही पढ़ लिए होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था कांस्टेंट प्राइस को करेंट पढ़ लिए। चलिए, तो कांस्टेंट प्राइस निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए।
बाय क्या है, करेंट प्राइस इंडेक्स CPI इंटू 100। अब देखिए ढूंढिए, हमको कांस्टेंट प्राइस यानी 2009 का निकालना है, तो ईयर 2009 दीजिएगा। आपके पास नेशनल इनकम ऑफ करेंट प्राइसेस कितने दिए हुए हैं, 200। आप देखिए यहाँ 200 की लिखा हुआ है, ठीक है, करेंट प्राइस। और जो है 2000 में भले वो 100 था, तो अब 2009 में क्या हो गया, उसकी वैल्यू 200 करोड़ हो गई करेंट प्राइस, ठीक है। आपके पास प्राइस इंडेक्स जो है 2001 का दिया हुआ है, 2001 का 100 था, और जो है 2009 में कितने हो गए, 400। तो ये आपका हो गया प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो आप जो है रियल नेशनल इनकम कैसे निकालिएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, अगर हम 2009 का निकालेंगे तो 200 बाई 400 गुना 100 करेंगे। अब समझिएगा कैसे। अगर हमको इन 2009 का निकालना होता, तो हम सारे जो भी न्यूमरल वैल्यूज होंगे वह कब का लेंगे, 2009 का लेंगे ना। तो 2009 का करंट आप देखी होंगी, मैथ्स में जब भी पढ़ते हैं हम लोग, रेस्पेक्टिवली यूज किया जाता है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2001, इफ इन 2001 नेशनल इनकम इज 100 करोड़, तो ये किसका हो गया, इसका। और इन एंड इन 2009, तो ये किसका हो जाएगा, इसका। तो हम यहाँ पे 200 यूज करेंगे ना, एट द करेंट प्राइस भी यूज किया गया है। ये वो प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 2001 में कितना था, 100, और ये बढ़ करके जो है ये कितना हो गया, 4 निकाल रहे हैं कि 200/400 गुना 100, यही फॉर्मूला का था। अगर हमको 2001 का निकालना होता तो हम क्या करते, हाँ, यहाँ पे 100 देख रहे हैं और यहाँ पे भी 100, तो 100/100 × 100, ये बन जाता है आपका 100, और ये बन जा रहा है 50। बात समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या समझा कि 200 से ये डबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, रिलेट कीजिएगा, तो यहाँ पे भी 100 था, अब यहाँ पे भी 100 है, तो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहा। लेकिन अब 2009 में क्या देख रहे हैं, 200 से 400 बन गया, तो यानी डबल हो गया ना। इस वजह से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इट मे बी नोटेड दैट, भले ये नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस 50 आया, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ कि आपको देखने में पता चल रहा है कि ये 200 से 400 हो गए, तो करंट प्राइस इज 2009 इज डबल दैट ऑफ 2001। 2001 में दोनों सेम ही दिख रहा है ना। एक नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ रियल नंबर, एक जगह जो है ध्यान से समझिए, तो कोई नंबर जो है, यदि जैसे मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, करंट प्राइस इंडेक्स जो है वो पहले वाले से क्या हो चुका है, बढ़ गया है, मतलब डबल हो चुका है, ठीक है। तो और ये करंट प्राइस जो है इंडेक्स मेरा क्या है, आपका डिवीजन के फॉर्म में है, इनवर्स के फॉर्म में है। तो अगर कोई नंबर जो है किसी का डबल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो प्रोडक्ट वाला दूसरा पार्ट होगा वह दूसरे का क्या होगा, आधा होगा। आप नहीं समझ पाएंगे, बता थोड़ा इस तरीके से बताते हैं कि नहीं समझ पाए, समझ गए क्या बोलना चाह रहे थे, इस लाइन को,
इसे समझ पाए क्या? इनकम हैज हाफ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है ना पहले 2 रुपए थे, ठीक है, अब 2 रुपए थे, तो इसमें जो है इसका मतलब इसको कैसे समझाया जाए, ऐसे समझाते हैं। ये 2 रुपए थे, ठीक है, तो 1 रुपये जो है मेरे क्या हो गए, इन्वेस्ट हो गए। हाँ, मतलब कि कहने का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर टू इंटू वन कर देते हैं, किसी भी दो नंबर है, 2 × 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इस नंबर को आप डबल कर दीजिए, 2 × 4, समझ पा रही है, 2 × 2 कर दिए तो 4 हो गया। लेकिन प्रोडक्ट तो हमको चाहिए 2 ही, प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2। इसका मतलब ये प्रोडक्ट 2 कब हो सकता है, जब हम इसका 2/4 कर दें, 2/4 कर दें। 2/4 का मतलब आप क्या समझे, 1/2। अब ध्यान से देखिए कि हाँ। अगर कोई, कहने का मतलब दो टर्म का प्रोडक्ट अगर कोई कांस्टेंट है, दो टर्म का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों ही केस में आपका क्या निकल आ रहा है, रियल नेशनल इनकम आएगा। समझ पा रही है, वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ। तो जब दो नंबर्स के प्रोडक्ट कांस्टेंट होंगे आपस में, और पहला नंबर जो होगा अगर डबल हो जाता है तो दूसरा नंबर स्वाभाविक है कि वह आधा हो जाएगा, तभी दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात समझ पाए? जी सर। चलिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। एक्चुअली जो है ना, ये इसलिए समझाना पड़ा हमको, समझाए, क्योंकि इस तरह के डेटा जो है ना आपके पास पहले से तैयार रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो समझ में आना चाहिए, ये आपको लिखने कहेगा। समझ पा रहे हैं, ये लिखने कहेगा। अब यहाँ डबल दैट हो गया, तो अब ये नेशनल इनकम जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और यह क्या हुआ, because prices in the current year has increased 4 times, प्राइस 4 गुना हो चुका है। प्राइस 100 था, आप 100 से क्या कर दिए, 400 कर दिए हैं। ध्यान से देखिए, देखे होंगे पहले वाले में 2001 के केस में आपने क्या देखा, 2001 या 2001, हाँ 2001 के केस में दोनों का दोनों जो है 100 था ना, हाँ। दोनों का दोनों टर्म जो है 2001 में 100 का 100 ही था, ठीक है। हाँ। अब यह जो हाँ। है हाँ। पहला जो है, हाँ, और ये जो है ये क्या हो गया, दूसरे ईयर यानी 2009 में ये क्या हुआ, 2009 में ये डबल हो गया, और ये जो प्राइस है, प्राइस इंडेक्स क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया। तो इसका वजह यहाँ बताया जा रहा है कि ये क्यों हुआ ऐसा, तो 4 गुना बढ़ जाने की वजह से, तो रिलेट बताना है, रिलेट करके, ठीक है। तो इतना तो आपको डेटा में देखना है कि क्या क्या हुआ है। ये क्वेश्चन है, स्टेट द टू प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल इनकम एंड एट करेंट प्राइसेस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये तो किताब का ही अभी पढ़े हैं। अब सिग्निफिकेंस, ये एक टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ रियल जीडीपी, ठीक है। तो इसका क्या पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछा जा सकता है। रियल जीडीपी के क्या कुछ पहचान है, क्या है कि नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए 3 सिग्निफिकेंस है। व्हाट आर द 3 सिग्निफिकेंस ऑफ रियल जीडीपी? तो पहला हो गया आपका गुड्स एंड सर्विसेज का अवेलेबिलिटी होना, क्योंकि ध्यान से देखिए कि रियल में आपने क्या देखा,
रियल में आपने यही समझा कि हमको जो भी इम्प्रूवमेंट या नेशनल इनकम में चेंजेस होंगे वह पूरा का पूरा श्रेय किसको जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज को जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि प्राइस इसके केस में क्या होता है, इसके केस में प्राइस जो है आपका कांस्टेंट है, प्राइस तो कांस्टेंट रह गया ना। बात समझ में आ रही है? तो जो कुछ भी होगा चेंजेस नेशनल इनकम में यानी जीडीपी में भी आपका कह सकती हैं, नेशनल इनकम में होगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी हो सकता है। तो जो भी होगा किसके वजह से होगा? गुड्स एंड सर्विस के वजह से होगा। अब बात आती है कि अवेलेबिलिटी में चेंजेस होते रहते हैं। क्या होंगे? इसके अवेलेबिलिटी में चेंजेस होगा क्योंकि इसका फ्लो होगा। अगर फ्लो ही नहीं होगा, केवल प्राइस के बढ़ा देने से, कहने का मतलब मेरे पास 10 ही आइटम है और उसका हम दाम रख दिए, पहले 50 था तो 500 रुपये कमा रहे थे, उसी 10 आइटम का दाम बढ़ा करके 100 कर दिए तो वह जो है क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इनकम बढ़ा मगर प्राइस आप देख रही हैं क्या है? कांस्टेंट, सॉरी क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी कांस्टेंट। तो इस तरह के इनकम को हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये क्या है? नॉमिनल इनकम है। ये क्या है? नॉमिनल इनकम है। तो इसका मतलब है कि इसमें तो चेंजेस हमको कहीं पर दिख नहीं रहा है क्वांटिटी में, तो रियल जीडीपी में होगा तो चेंजेस देखने होंगे, है ना? तो गुड्स एंड सर्विसेज का अवेलेबिलिटी में क्या होगा? चेंजेस होगा। पहले 10 होगा तो अब हो सकता है 15 हो या 7 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? Only real GDP shows a change in the availability of goods and services to the people of the country. Because any change in real GDP implies a corresponding change in the flow of goods and services in the economy. ये हम लोग पढ़ा, समझा। अब बात आती है कि जो है कि चेंज इन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है रियल जीडीपी का कि जो है आपका लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी चेंजेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका जो है क्या होता है? बिजनेस स्टडीज में अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? इसमें हम लोग कहते हैं बिजनेस होता है, प्रोफेशन होते हैं, है ना? बिजनेस होते हैं, प्रोफेशन होता है और क्या होता है? जॉब्स होते हैं। यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां से हम क्या कर सकते हैं? अर्निंग कर रहे हैं, है ना? जहां से वैसे एक्टिविटीज जिससे हमें क्या हो रहा हो? अर्निंग होता हो, उसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। उसके इकोनॉमी उसमें चेंजेस देखने का मतलब है कि जो है, सॉरी कहाँ चला गया चेंजेस, बार बार गेट पर। चेंज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द, क्योंकि इंक्रीज इन रियल जीडीपी इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे। कहने का मतलब है एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है डायरेक्ट इम्प्रेशन पड़ेगा किसके ऊपर? वर्कर्स के ऊपर। तो वर्कर्स को बढ़ाने होंगे। वर्क किसे बढ़ाने होंगे? वर्कर्स को बढ़ाने होंगे। वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उस वह जो है गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि गुड्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी में चेंजेस आ रही है। पहले हम लोग 5 सामान अवेलेबल करवा पाते थे मार्केट में, अब क्या कर पा रहे हैं? 10 सामान। तो इसका मतलब है कि हमने क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल को क्या किया? बढ़ाया, ठीक है। तीसरा है इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन। इंटर रीजनल, रीजनल यानी आसपास के क्षेत्रों, और जो है आसपास के क्षेत्रों को ही इंटर रीजनल कह सकते हैं और इंटरनेशनल कह सकते हैं। कहने का मतलब देश विदेश के किसी कोने, यानी
इंटर रीजनल में इंटर स्टेट भी कह सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य भी, ठीक है। तो रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स क्या हो गया, इंटर रीजनल मतलब कि इंटर डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर भी कह सकते हैं। तो इंटर रीजनल भी हो गया और इंटर, या इसी को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं नेशनल भी कह सकते हैं, कई सारे नाम कह सकते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नॉमिनल जीडीपी जो है इसमें सर्व नहीं करता बेचारा। कहने का मतलब कि इससे आपको यह समझना है कि कहने का मतलब यह है कि हमने क्या किया, पहले जो है गुड्स अवेलेबल करवाया, ठीक है, गुड्स को क्या किया, अवेलेबल करवाया। अब उसमें उस गुड्स की मदद से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। अब जो है उस गुड्स को हम क्या करेंगे, अपने ही देश में केवल नहीं बेचेंगे, या अपने ही देश में जो है परचेज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे देश के साथ भी हम लोग जो है व्यापार करेंगे। बात समझ में आ गई। क्योंकि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में क्या होता है, आपने नाम सुना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और ये तभी संभव है जब आप क्या कीजिएगा, अपने यहाँ के गुड्स को दूसरे देश में भेजिएगा। नेट फैक्टर इनकम वहीं से आने वाला है, फैक्टर इनकम तो वहीं से आने वाला है, फ्रॉम एब्रोड, है ना, इस वजह से। हम्म पढ़ते पढ़ते थक गए। यहाँ तक में कोई परेशानी, समस्या? अब है टॉपिक जीएनपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर, डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है मालूम है? डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? डिफ्लेटर, जिस भी शब्द के साथ अगर डी जुड़ा हुआ होता है, हम जिस भी शब्द के साथ जो है डी जुड़ा हुआ होता है तो हम समझ सकते हैं कि वह जो है डिक्रीजिंग सेंस में देगा, घटने क्रम में। आवाज तो नहीं जाती। इस आवाज कैसे आएगी, आप बोलिएगा तब ना आवाज आएगी, बोल रहे बोलबे नहीं थे कीजिएगा सर, तो कुछ। हाँ हाँ, बोल रहे वो थे। समझ समझ रहे हैं। माइक ऑफ हो जाता है कि उधर खाना नाश्ता पानी सब चलने लगता है। माइक ऑफ नहीं था, माइक ऑन ही हम बोल रहे थे। ठीक है। तो हम कह रहे थे कि किसी भी उस शब्द के साथ अगर डी दिख जाता है तो हम सबसे पहले यही समझते हैं कि ये निगेटिव सेंस देगा। जैसे कुछ शब्द है डिक्रीज, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर भी सुने होंगे। तो कहने का मतलब ये घटते क्रम में, घटने। और फ्लैटर का मतलब हमने कहा कि शिफ्ट। कहने का मतलब है कि पिछले वर्ष जब लॉकडाउन सरकार के द्वारा लगाया गया था, हमारे मोदी जी जो लगाए थे कंप्लीट लॉकडाउन एक तरह से, जिसकी वजह से क्या हो गया, जितने भी प्रोडक्शन सेक्टर थे जहां पर से भी गुड्स तैयार हो रहा था, जहां भी सारे सेक्टर बंद होने की वजह से, काम धाम नहीं होने की वजह से क्या हो गया कि जीडीपी में गिरावट आ गई। और गिरावट इतनी क्या हो गया, निगेटिव में चला गया था, पता होगा, सुने होंगे पेपर में।
कभी आसपास के लोगों को के द्वारा चर्चा हुआ होगा, है ना। कई बार लोग जो है निंदा भी कर रही थी कि जो है इससे पहले आज तक हमारे देश में जो है निगेटिव नहीं हुआ था, यही सरकार के कार्यकाल में हुआ, ऐसा सब सुने होंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमने ये सारी बातें सुनी। तो अब वही होता है कि जब घटते क्रम में जब वो क्या होगा, शिफ्ट करेगा, तो वह क्या कहलाएगा, जीएनपी डिफ्लेटर कहलाएगा, ठीक है। The GNP deflator measures the average level of prices of all goods and services produced in the economy during the accounting year। तो कहता है एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, क्या है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइस। ये जब भी होगा तो वह क्या होगा, जीएनपी डिफ्लेटर इज मेजर्ड एट द, अच्छा ये तो अलग टर्म बता दिया, हम कुछ और ही बता दिए। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रेशियो बता रहा है किसका, नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी के बीच का, ठीक है। हाँ, इसके क्रम में भी आ सकता है कि जो है निगेटिव आ सकते हैं, कोई जरूर दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसका परसेंटेज निकाल दिए एक तरह से। जीएनपी डिफ्लेटर शोज चेंज इन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप कहती हैं, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल्स। In other words, GNP deflation refers to the change in price index। तो ये किसके चेंज होने से होता है, प्राइस इंडेक्स। अब जैसे ये कैसे निकालते हैं, कई बार आ जाता है जीएनपी डिफ्लेटर निकालने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला रट लेना है, नॉमिनल जीएनपी। नॉमिनल जीएनपी कब होगा, जब प्राइस के चेंज होने से होगा। और इसमें क्या होगा, क्वांटिटी में चेंजेस हो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये हाइपोथेटिकल फिगर्स यानी इमेजिनरी फिगर्स लिए गए, किसी जगह से जो है ये डेटा नहीं लिया गया है। तो आप देखिए 3 कमोडिटीज है, आपका शर्ट हुआ, शूज हुआ, ईटा हुआ। करंट ईयर क्वांटिटीज है 5, 3, 8। करंट ईयर का प्राइस इसके बाद यही है 14, 30, 4। नॉमिनल जीएनपी दिया हुआ है, नॉमिनल जीएनपी यानी कहने का मतलब क्या हो गया, नॉमिनल जीएनपी कैसे निकाला, 2 into 3 यानी करेंट ईयर क्वांटिटीज इंटू करेंट ईयर प्राइस, ठीक है। तो 14 पंचे 70, 30 दिया 90, 8 चौके 32, ठीक है। ये जब टोटल किया तो ग्रॉस नेशनल इनकम भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, और वह भी किसकी वजह से हुआ, ये नॉमिनल कहला रहा है, यानी प्राइस के बढ़ने की वजह से, ठीक है। अब बेस ईयर क्या है, बेस ईयर अगला ईयर लिया गया, कहने का मतलब कि कभी और का हमने रिलेट किया, तो उसमें बेस ईयर के प्राइस जो है 7 है, कॉमोडिटीज वही है 5 का 5, ठीक है। 10, ये 3 का 3 ही रहेगा, 2, 8। जब इसी से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 बेस ईयर प्राइस हो गया, और रियल जीएनपी आप कैसे निकाले, 2 into 5, ठीक है। 2 into 5 यानी कहने का मतलब क्या, नंबर 2 पे जो लिखा हुआ करंट ईयर कमोडिटीज इनटू बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है। करंट ईयर आप यहाँ से ये दिमाग में रख सकती हैं कि नॉमिनल जीएनपी कैसे निकालेंगे, तो आप कह सकती हैं करंट प्राइस, करंट ईयर प्राइस इनटू क्या होगा, करंट ईयर कमोडिटीज, ठीक है। अगर आपको निकालना होगा रियल जीडीपी, जीएनपी, जब जीएनपी हम निकाल लेंगे तो जीडीपी भी निकल जाएगा। तो क्या निकालिएगा, करंट ईयर प्राइस तो नहीं होंगे, क्या होंगे, बेस ईयर प्राइस होंगे, और कमोडिटीज क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, करंट ईयर की,
उसी की मदद से ये निकाला है जीएनपी डिफ्लेटर। नॉमिनल हो गया। नॉमिनल कैसे निकाला था, यहाँ पर देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट से ये नॉमिनल जीएनपी निकला है। रियल जीएनपी जो है इसके और इसके प्रोडक्ट से निकला है। और जो रेशियो बताया गया था कैसे निकालना, इतना आया। ठीक है, लाइक जीएनपी डिफ्लेटर। नहीं समझ पाए क्या, कहीं पे परेशानी है तो बोलिए। ये सब जीएनपी डिफ्लेटर फॉर करंट ईयर, तो ये नॉर्मल जीएनपी फॉर करंट ईयर बाय नॉर्मल नहीं है, रियल जीएनपी, नॉमिनल है, नॉमिनल नॉमिनल रियल है, जीएनपी नॉर्मल थोड़ी है। करंट ईयर बाय रियल जीएनपी फॉर करंट ईयर इनटू 100। तो जब भी ऐसा कुछ निकालने बोलेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यहाँ पर से समझ सकते हैं कि नॉमिनल जीएनपी कैसे निकालना है। नॉमिनल जीएनपी कैसे निकालना है, आप देख रही हैं करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटीज और करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। ठीक है, एक्चुअल में आपको निकालने देगा ही नहीं। ठीक है, निकालने देता नहीं है, लेकिन जो है ये डेटा रहेंगे, लेकिन ये कह सकता है कि निकाल के दीजिए और बताइए इसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या समझे। बात समझ में आया, डेटा दे देगा इस टाइप का और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक इमेजिनरी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं करंट ईयर क्वांटिटीज को करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई किए तो वह नॉमिनल निकाल के दिया। जब हम बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया है तो रियल जीएनपी। ये दिमाग में सेट करके रखना है। तो दोनों का दोनों मालूम हो गया तो इंटू 100 कर दिए। तो जब कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे 192 है और यहाँ पे 81 है, तो 193/81 गुना 100 कर दिया। जो भी आया ये वैल्यू आया। ठीक है, 200 टाइम्स हो चुके नहीं होंगे, क्योंकि 81 टू जा कितना होता है 162 होता है। तो ये तो वो 30 और ज्यादा ही है, तो 200 से तो होगा ज्यादा ही। 2.37 में ये कटेगा, 2.3703 टाइम्स में कटेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 237.03 कर दिए। इतना फास्ट कैलकुलेशन कर पाइएगा बताइए, सामने में आंसर था, हम कर दिया आपको। तो अब जो है लास्ट ही टॉपिक लग रहा है हमको, आज इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। लाइक जीएनपी डिफ्लेटर वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट जीडीपी डिफ्लेटर। इसी तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइस और रियल जीडीपी फॉर करेंट ईयर। कैसे निकालना है रियल जीडीपी, तो करेंट ईयर का जो भी क्वांटिटी दिया होगा उसको बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, क्वांटिटी को करेंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया, इंटू 100। ठीक है, ये तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, ये पढ़ना नहीं है। अच्छा, 15-16 मिनट में ये पेज होगा, देखते हैं। क्या जितना ही रहने दे बताइए। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। जीडीपी एट वेलफेयर, इतना ही रहने देते हैं, कल यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पेज पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी हो जाएगा, जानेंगे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जानेंगे, क्योंकि इसके बाद हाँ कल रखते हैं, कल भर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल। जी सर।